गुड मॉर्निंग क्लास 6। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, कविता पढ़ाई थी और उस कविता का शीर्षक था मस्तक नहीं झुकाएंगे। ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता थी। इसका भावार्थ और कविता का मूल भाव मैं अगली वीडियो में लिख करके आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, उसे कॉपी में कर लीजिएगा। संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और इसके बाद इसका मूल भाव। इसके प्रश्नोत्तर आज मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। मौखिक, लिखित और दीर्घोत्तरीय प्रश्न तीनों को कॉपी में कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न भी एग्जाम में आएगा 2-2 नंबर का, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये इसको बता देते हैं। यह कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है? ये मैंने इसका बताया भी था आपको, तो अभी फिर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 2 पे है। यह कविता किसको संबोधित करके लिखी गई है? तो यह कविता भारत के वीर युवा वर्ग को संबोधित करके लिखी गई है। दूसरा, इस कविता के रचयिता कौन हैं? तो इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा, धीर वीर गंभीर कौन होते हैं कविता के अनुसार? तो धीर वीर गंभीर नवीन भारत के युवा सैनिक हैं। धीर वीर गंभीर नवीन भारत के युवा सैनिक हैं। ठीक है। उसके बाद शांति दूत। कविता में शांति दूत किसे कहा गया है? कविता में शांति दूत किसे कहा गया है? तो कविता में शांति दूत हिमालय के देवदार आदि वृक्षों को कहा गया है, जो हिमालय के प्रहरी बनकर सभी को छांव देते हैं। एक अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ ये भी होता है कि शांति दूत भारत के लोगों को कहा गया है। हिमालय के देवदार आदि वृक्षों को कहा गया है और दूसरा भारत के लोगों को भी कहा गया है। खैर, लिखित प्रश्नों में देखिए, नवीन भारत का क्या अर्थ है? तो नवीन भारत का अर्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो स्वतंत्र होकर विकास करना चाहता है, यह अर्थ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत जो नया विकास करना चाहता है, तेजी से विकास करना चाहता है, इसका अर्थ ये है नवीन भारत। अगला है, कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ है? तो कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ? कविता में गंगा और यमुना आदि नदियों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के नौजवान किसके वंशज हैं? तो भारत के नौजवान किसके वंशज हैं जी? भारत के नौजवान शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जो किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानते। नेक्स्ट है, नवीन भारत के नवयुवक किसकी पहरेदारी करते हैं? भारत के नवयुवक किसकी पहरेदारी करते हैं? तो इसका उत्तर है, भारत के नवयुवक हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और गंगा यमुना आदि के साथ पूरे देश की पहरेदारी करते हैं। अर्थात हिमालय से लेकर सागर पर्यंत तक और उत्तर में दक्षिण पूर्व में गुजरात के कच्छ से लेकर के पश्चिम में सुदूर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि तक की सीमा करते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, पहरेदारी करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको भी कॉपी में करना है। इस कविता में कवि ने भारतवासियों के किन किन गुणों का उल्लेख किया है? तो इस कविता में कवि ने भारतवासियों की वीरता, धीरता, गंभीरता और स्वाभिमान आदि गुणों का उल्लेख किया है। भारतवासी शांति के दूत हैं, जो पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाते हैं। भारत ने सभी संस्कृतियों को अपनाया है। आज भारत का युवा सजग है, वह शोषण के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाना चाहता। ये प्रश्न विस्तार से लिखेंगे। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए।
हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियारे। दोनों का अर्थ है। तो देखिए, इस कविता में कवि ने भारतवासियों की वीरता, धीरता, गंभीरता और स्वाभिमान आदि गुणों का उल्लेख किया है। भारतवासी शांति के दूत हैं, जो पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाते हैं। भारत ने सभी संस्कृतियों को अपनाया है। आज भारत का युवा सजग है, वह शोषण के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या क का है। अब आशय स्पष्ट कीजिए का पहला है, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। तो इसका आशय है, कवि का कहना है कि भारत का युवा उन देवदार और चीड़ के वृक्षों की भांति हिमालय की रक्षा करता है, जिसकी ऊंचाई आसमान को छूती है। उन्हें देखकर मानो लगता है कि वे स्वर्ग की खुशबू ले रहे हैं। दूसरा है, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियारे हैं। तो इसमें है, वीरों को जन्म देने वाली भारत की माँ, भारत माता की आंखों के हम युवा वर्ग नवीन उजियारे हैं। अर्थात भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला युवा वर्ग भारत माता की आंखों का उजियारा है। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, कविता में प्रभात की नई किरण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यहाँ लगाइए, सुबह की पहली किरण के लिए। प्रभात की नई, सुबह की पहली किरण के लिए। ख, कविता में किस महासागर का उल्लेख हुआ है? तो कविता में हिंद महासागर का उल्लेख हुआ है। धरणी से क्या अभिप्राय है? धरणी से अभिप्राय माता का है। धरणी से अभिप्राय माता का है। उसके बाद देखिए, कुछ व्याकरण से, ये प्रश्न भी कर लीजिए कॉपी में, बहुत ज़रूरी है। कुछ व्याकरण से देखिए, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी अर्ण वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। पेज नंबर 3 पे देखिए, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। आपको पता ही है, स्वर अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। और यदि व्यंजन में से स्वर निकाल दिए जाएं तो वो आधा रह जाता है। आप लिखते हैं ना, जैसे आधा क लिखिए, तो आधा क या आधा व या आधा म, तो इसका अर्थ है कि उसमें से हमने स्वर को निकाल लिया है, तो वो आधा रह जाएगा। जिसको या तो आधा लिखिए या हलंत लगा दीजिए, नीचे हलंत लगा देंगे तो भी ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिए, नीचे दिए गए स्वरों और व्यंजनों को ढूंढकर सही जगह लिखिए और दो दो शब्द बनाइए। तो स्वर देखिए, ई है पहला स्वर, पहला है ई, तो ई, इसके दो व्यंजन बना लीजिए। पहला है ईख और दूसरा है ईमान। ईख और दूसरा ईमान, हो गया ना। पहला स्वर देखिए, आपके पुस्तक पे ई है, पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3, कुछ व्याकरण से। तो पहला स्वर है ई स्वर है कि व्यंजन है, बताइए? स्वर है। तो और पहला स्वर ई, और इसे दो शब्द बनाने हैं। तो पहला ईख हो गया, ईमान हो गया, है ना। इसके अलावा भी और स्वर बना सकते हैं आप। ईश्वर हो गया, ईश हो गया। तो इस तरह से इमली हो गया, नहीं सॉरी, ईख हो गया, इमली तो छोटा ही से हो जाएगा। इसी तरह और भी स्वर बना सकते हैं। दूसरा है ए देखिए, ए से आप बना दीजिए, तो पहला बन जाएगा, ए से बना दीजिए एड़ी, और दूसरा स्वर क्या बन जाएगा? एक, दूसरा शब्द बन जाएगा एक, तीसरा बन जाएगा एकता, है, चौथा बन जाएगा एक तारा। ठीक है। उसके बाद देखिए, द तो हमारा व्यंजन हो गया। तीसरा देखिए द व्यंजन हो गया, तो व्यंजन में लिख देंगे, इसे लिख लीजिए द। अब द से क्या? दर्जी, दरवाजा, दवात,
दीवार, कुछ बना सकते हैं। तो देखिए दर्जी, दूसरा शब्द हो जाएगा, शब्द हो जाएगा दरवाजा, दरवाजा। ठीक है। अब तीसरा देखिए ऊ स्वर है कि व्यंजन है, आप बताइए। तो ऊ स्वर है, तो इसे स्वर में लिख लीजिए, लिख लेंगे ऊ। अब ऊ से बनाइए, ऊ से ऊ छोटा ऊ है, तो ऊ से बनाइए उपहार, उल्लू, है ना, उधर, तमाम तरह के शब्द बना सकते हैं। तो लिखिए पहले उल्लू, उल्लू बन गया ये, उल्लू और उपहार। अब वो हमने कर दिया। उसके बाद है क, तो क स्वर है कि व्यंजन है, आप बताइए। क व्यंजन है, तो यहाँ व्यंजन में लिख दीजिए क। अब क से स्वर बनाइए कबूतर, कपड़ा, कमजोर, है, कम आदि अनेक शब्द ऐसे आप बना सकते हैं। तो लिख दीजिए क से बनाइए, चलो कबूतर बना देते हैं, कबूतर, कबूतर हो गया। ठीक है। और उसके बना दीजिए कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा। ठीक है, क हो गया। अब त देखिए, त भी क्या है, त भी व्यंजन है। तो तलवार, त से तलवार, और त से तरबूज। तरबूज आप लोग खा रहे हैं कि नहीं? आजकल तो तरबूज मिल रहा है, खा रहे हैं तरबूज। ठीक है। उसके बाद देखिए त हो गया, फिर ऊ, बड़ी ऊ है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ नहीं, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ से ऊन, ऊन है। और क्या बन जाएगा जी, ऊपर। इसे शब्द बनाने हैं, व्यंजन को व्यंजन में लिख के, स्वर को स्वर में लिख के, और शब्द बनाने हैं। आ देखिए, आ भी क्या है, आ स्वर है, तो क्या बनेगा, आम, आम खा रहे ना, आम। और दूसरा आप भी बना सकते हैं, आम भी बना सकते हैं। ठीक है। आदमी बना सकते हैं, आदमी, या आप। अब फिर न है, न क्या है बताइए, न व्यंजन है, तो न से क्या करेंगे, नगर, नगर बना सकते हैं। ठीक है। और नल बना सकते हैं, नल। उसके बाद ओ है, ओ से क्या बना सकते हैं, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली बन जाएगा। और ओ से क्या बनेगा जी, ओ से ओज बन सकता है, ओ से और सोचो शब्द, ओज, चलो ओज ही लिख देते हैं, ओज। और उसके बाद बन गया जी, ओ हो गया। फिर प से क्या बनेगा, प क्या है, व्यंजन। प से पतंग, प से पलंग, पलंग भी बन सकता है। फिर बता म से क्या बनेगा, तो म से मछली, म से मगरमच्छ। ठीक है। ये कुछ व्याकरण से हमने देखा। आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, समान शब्दों को, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है, परंतु हर स्थिति में हर एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मुझे ठंडा पानी दो के स्थान पर हम ठंडा अम्बू कहेंगे तो अटपटा लगेगा। बिल्कुल सही बात है, ये मैं बताना आपको समझा देता हूँ। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले, जिनका अर्थ समान होता है, लेकिन हर एक शब्द पर हम पर्यायवाची नहीं लिख सकते। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, तो टुडे इज 16।